वेलकम टू बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिकी अप्रोच। आज हम अपना ज्योमेट्री का सेशन आगे बढ़ाएंगे। ये क्लास 3 है। अगर किसी ने क्लास 2 नहीं देखी तो वे क्लास 2 तक देख सकता है, फिर उसके बाद ये क्लास 3 पे आए, क्योंकि मैंने क्लास 2 में बहुत सारी चीज़ें कवर की हैं। तो उन दो सेशन को देखने के बाद ही क्लास 3 देखें, तभी आपको समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। संगत कोण के युग्म बराबर होते हैं। संगत कोण के बारे में मैंने आपको बताया था। संगत कोण कैसे होते हैं? दो पैरेलल लाइन ऐसे होती है और एक तीसरी रेखा जो है जिन दोनों पैरेलल लाइन को काट देती है आपस में। तो ये वाला एंगल जो होगा मेरा, ये वाला एंगल के इस वाले एंगल के बराबर होगा। ये ए है तो ये भी ए होगा। ये होते हैं संगत कोण। इस संगत कोण के बारे में मैंने पिछली वीडियो में डिटेल में बताया था, आप वह वीडियो जाकर देख सकते हैं संगत कोण की। एकांतर कोण, एकांतर कोण मैंने बताया था आपको पिछली वीडियो में। ये भी एकांतर कोण जेड बनता है। जब जेड बनता है या इसका मतलब ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होता है। ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। तो ये होते हैं मेरे अल्टरनेटिव एंगल। अल्टरनेट एंगल कहते हैं इसे एकांतर कोण। ठीक है। ये इंटीरियर होते हैं और एक्सटर्नल होते हैं, एक्सटीरियर और इंटीरियर, अंतः कोण और बाह्य कोण। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें, क्वेश्चन को, ये देखो, ये जेड, ये मैंने जेड बनाया, ठीक है। ये एंगल और ये एंगल, ठीक है। ये एंगल, अगर ये एंगल 3 है तो ये एंगल 5 है। तो इसमें क्या है, एंगल 3 बराबर एंगल 5 के हो जाएगा, ठीक है। एंगल 3 एंगल 5 के बराबर हो जाएगा। और यदि ये ऐसे होता, ये ऐसे होगा, ये एंगल के बराबर होगा, तो ये एंगल 4 है तो ये एंगल 6 होगा। तो एंगल 4 एंगल 6 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही हम अल्टरनेटिव एंगल चेक करते हैं, ठीक है। तिर्यक के एक की तरफ के अंतःकोणों या बाह्य कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। इसका मतलब ये है कि तिर्यक के, इसका मतलब ये है जैसे कि ये दो पैरेलल लाइन थी, आपस में काट दिया इसने, इस रेखा ने, तो यह तिर्यक लाइन होगी। और ये वाला एंगल आपको ये दिखाता हूँ, रेड से डिनोट करता हूँ इसे। ये वाला एंगल, जो मेरा ये वाला एंगल है, ये मेरा बीटा है, ठीक है। और ये वाला जो एंगल है ये मेरा अल्फा था। अल्फा क्या है? ए है। ये ए है और ऊपर वाला भी क्रॉसपेंडिंग एंगल है, तो ये भी ए है। तो ये जो ये एंगल है मेरा बीटा और ये ए, तो इन दोनों, ये इस वाले एंगल और इस वाले एंगल का सम जो होता है मेरा 180 डिग्री होता है। ए प्लस बीटा बराबर 180 डिग्री। ए को अल्फा भी ले सकते हो, अल्फा प्लस बीटा बराबर 180, ठीक है। ये हो गया। नोट नंबर 4, यदि दो रेखा ये तिरक रेखा काटती है एवं उपरोक्त में से कोई एक स्थिति को सही पाया जाता है तो दोनों रेखाएं समांतर होगी। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि जो मेरी ये, यदि दो रेखाओं को एक तिरक रेखा काटती है, दो रेखाओं को, ये एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, ठीक है। और एक तिरक रेखा काटती है, यानी कि तीसरी रेखा काटेगी, तो ये क्या होगा, उपरोक्त में से कोई एक स्थिति को सही पाया जाता है तो दोनों रेखाएं समांतर होगी, पैरेलल होगी दोनों लाइन पैरेलल होंगी। तो इसका मतलब है ये वाली लाइन जो काट रही है ऐसे इन दोनों लाइन को, तो ये लाइन जो है पैरेलल है इस वाली लाइन के, ठीक है। इसका कहने का मतलब ये है, तिरक रेखा काटती है दो रेखाओं को, एक रेखा यह है, एक रेखा यह है, और एक तीसरी रेखा काट रही है ऐसे, ठीक है। और जो है दोनों रेखाएं समांतर होगी। देखो ये दोनों रेखाएं समांतर होगी, ये दोनों रेखाएं पैरेलल होगी। पॉइंट नंबर 4, अंतः कोणों का अर्धक एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटता है। अर्धक के बारे में मैंने आपको बताया था। अर्धक क्या होता है हमारा, एंगल बाइसेक्टर। अर्धक का मतलब एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर का मतलब होता है जो एक एंगल को दो बराबर भागों में बांट देता है। जैसे कि ये देखो, ये एक एंगल बाइसेक्टर है मेरा, और ये एंगल जो है मेरा, ये मेरा अल्फा है पूरा, ये पूरा एंगल मेरा अल्फा है, ठीक है। ये पूरा एंगल अल्फा है, तो ये अल्फा को दो बराबर भागों में बांट देगा। ये वाला एंगल मेरा हो जाएगा, दूसरे पेन से नोट करके दिखाता हूँ आपको। ये एंगल जो मेरा पीला कलर है ना, ये पीला, ये अल्फा बाई 2 हो जाएगा, ठीक है।
और ये वाला इधर वाला ये भी अल्फ़ा बाई 2 हो जाएगा, इधर वाला एंगल भी। यानी कि इस पूरे एंगल को इसने अल्फ़ा को दो बराबर भागों में बांट दिया, अल्फ़ा बाई 2 अल्फ़ा बाई 2 में। तो इसे कहते हैं हम एंगल बाइसेक्टर। ये आप पुरानी वीडियो में, पिछली वाली जो वीडियो है मेरी, उसमें जाके देख सकते हैं। मैंने एंगल बाइसेक्टर के बारे में बताया है काफ़ी कुछ। तो ये वाला मैंने पॉइंट क्लियर कर दिया आपका, पॉइंट नंबर 4, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटता है। तो ये जो एंगल है, ये एंगल बाइसेक्टर मैंने यहाँ पे खींचा, और इस वाले एंगल का एंगल बाइसेक्टर मैंने यहाँ पे खींचा। अगर ये पूरा एंगल अल्फा था तो ये एंगल क्या होगा, अल्फ़ा बाई 2, और ये भी नीचे वाला भी अल्फ़ा बाई 2। ठीक है, ग्रीन पेन यूज़ कर लेते हैं, दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, अल्फ़ा बाई 2, और ये भी अल्फ़ा बाई 2। ठीक है, तो ये पूरा एंगल, मेरा पूरा एंगल जो था नहीं, अल्फा था, और एंगल बाइसेक्टर जब मैंने यहाँ पे खींचा, यहाँ पे जब ये एंगल बाइसेक्टर खींचा तो ये अल्फा बाई 2 और अल्फा बाई 2 में टूट गया। ठीक है, ऐसे ही ये एंगल, ये पूरा एंगल मेरा बीटा है। अगर ये मेरा पूरा एंगल बीटा है और मैंने एंगल बाइसेक्टर खींचा यहाँ पे मैंने एंगल बाइसेक्टर खींचा, तो ये बीटा बाई 2 और बीटा बाई 2 में टूट गया, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है। तो इसका कहने का मतलब है, जैसे कि यहाँ से इस वाले से एंगल बाइसेक्टर खींचा मैंने, अंतःकोण, ये अंतःकोण है, इंटीरियर एंगल है, इंटीरियर एंगल का एंगल बाइसेक्टर यहाँ पे ड्रॉ किया, और इंटीरियर एंगल का इधर से एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया। जहाँ पे ये दोनों लाइन काटेगी वो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। जहाँ पे भी दो लाइन काटी है वो 90 डिग्री, ये यानी कि 90 डिग्री का एंगल बन गया मेरा। ठीक है, तो इसका पॉइंट नंबर 4 हमारा कवर हो गया। ठीक है, आप देख सकते हैं इसे। और पॉइंट नंबर 5 क्या है मेरा, ये है अंत्यकोणों का अर्धक आयत बनाता है। अंत्यकोणों का अर्धक जो है आयत बनाता है। जो एंगल बाइसेक्टर होता है ना, उसका जो जो अर्धक होगा वो आयत बनाएगा। देखो, आयत का मतलब क्या होता है, पहले मैं आयत के बारे में बता देता हूँ आपको। ये मेरा आयत है। ठीक है, आयत का जो है चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं। ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, और ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, और ये भी 90 डिग्री। और आमने सामने की भुजा बराबर होती है। आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर। ये ए है तो ये भी ए है, और ये बी है तो ये भी बी है, ये भी और ये भी बी। ठीक है, और वर्ग वर्ग जो स्क्वायर होता है मेरा, स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर ये स्क्वायर की और इसकी प्रॉपर्टीज सेम होती है। देखो, बस थोड़ा सा एक डिफरेंस होता है इसमें, कि स्क्वायर में चारों साइड बराबर होती है, ये और ये ए है तो ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। और स्क्वायर के चारों एंगल जो है 90 डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो क्या डिफरेंस देखा आप लोगों ने आयत में और वर्ग में। वर्ग में सारी साइड बराबर, चारों साइड बराबर और चारों एंगल बराबर। और आयत में क्या था, आयत में आमने सामने की साइड बराबर होती है और चारों एंगल बराबर होते हैं। तो इसमें बस यही अंतर है कि इसमें मेरी आयत में चारों साइड बराबर नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम जब एंगल बाइसेक्टर होता है जो मेरा आयत बनाएगा, इसमें अंत्यकोणों के अंदर, देखो अंत्यकोणों के अंदर आयत बनाएगा, आयत का निर्माण कर देगा ये। देखो यहाँ से अगर मैं एंगल बाइसेक्टर इस साइड से एंगल बाइसेक्टर खींचूँ, और एक एंगल बाइसेक्टर इस साइड से खींचूँ, तो देखो ये मेरा आयत बन गया यहाँ से और यहाँ तक का। ये देखो, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ और ये वाली, ठीक है, और ये वाली, ठीक है, 90 डिग्री बन गया। क्योंकि देखो एंगल बाइसेक्टर यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है, तो जब ये एंगल बाइसेक्टर इधर से निकले होंगे दोनों इंटरेन एंगल से, तो यह भी 90 डिग्री एंगल बना होगा। यहाँ भी 90 डिग्री एंगल बना होगा। ठीक है, और यहाँ भी 90 डिग्री एंगल बना होगा, क्योंकि ये भी एंगल बाइसेक्टर है। और ये भी 90 डिग्री एंगल बना होगा, क्योंकि ये इस वाले का एंगल बाइसेक्टर है ये। तो ये 90 डिग्री बन गया आपस में, तो ये आयत बन गया। यहाँ पे क्या बना, ये आयत बना मेरा यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए पॉइंट नंबर 6 पे चलते हैं। पॉइंट नंबर 6 में, सॉरी पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 6 तो शायद हम लोगों ने किया नहीं किया। तो ये पॉइंट नंबर क्या था मेरा, 5 था ना, 5। हाँ, पॉइंट नंबर 6 नीचे है। ठीक है, देखो मैंने पॉइंट नंबर 5 आपको बता दिया है कि ये जो है आयत बन जाता है। देखो मैंने ये बता दिया, ये आयत बन गया। यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर जब काटा, यहाँ इस वाले का एंगल बाइसेक्टर ये इंटीरियर एंगल का, और इस वाले का इंटीरियर एंगल का बाइसेक्टर ये वाला है,
और इस वाले का इंटीरियर एंगल का एंगल बाइसेक्टर ये वाला है, ये यहाँ से खींचा, और इस वाले का इस वाले एंगल का इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर ये वाला है। तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा और ये वाली भुजा और ये मिलके जो है आयत का निर्माण कर रही है, क्योंकि ये 90 डिग्री पे यहाँ भी 90 डिग्री होगा यहाँ पे, और यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल होगा, और यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल होगा, और यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल होगा। तो आयत का निर्माण कर दिया इसने पूरा एंगल बाइसेक्टर ने। पॉइंट नंबर 6, यदि तिर्यक लंबवत हो, यदि तिर्यक लंबवत हो तो अंतःकोणों का अर्धक वर्ग बनाता है। तिर्यक यानी कि जो मेरी तिर्यक रेखा होती है, तिर्यक रेखा, वो अगर इंटर एंगलों का एंगल बाइसेक्टर, इंटर एंगल का एंगल बाइसेक्टर जो होता है वर्ग बनाता है। अर्धक का मैंने बताया था एंगल बाइसेक्टर। तो ये अगर तिर्यक रेखा लंबवत होगी तो आयत नहीं बनेगा, इस बार बनेगा वर्ग। ठीक है, देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे देखेंगे, देखो इसने क्या बोला, तिर्यक रेखा लंबवत हो। तो देखो दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, ये वाली लाइन पैरेलल है इस वाली लाइन के, ठीक है, ये दोनों लाइन पैरेलल है। अब देखो ये तिर्यक रेखा खींच गई यहाँ से, ये वाली जो है, ये वाली जो लाइन है, ये तिर्यक रेखा यहाँ से गई, ओके, देखो ये तिर्यक रेखा चली गई यहाँ से, ओके, ठीक है। अब देखो, अब मैं एंगल बाइसेक्टर खींचूंगा यहाँ से, ये वाला एंगल बाइसेक्टर यहाँ से निकला, यहाँ से यहाँ पे गया, ये वाला एंगल बाइसेक्टर जो है यहाँ से निकला और यहाँ पे मिला, इस वाले पे मिला जाके यहाँ पे। तो यहाँ पे जब ये मिला तो ये 90 डिग्री का एंगल बना हुआ यहाँ पे, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बन गया। अब देखो ये एंगल बाइसेक्टर यहाँ से निकला, यहाँ पे मिला, ठीक है, और इस वाले यहाँ से एक एंगल बाइसेक्टर निकला और ये यहाँ पे मिला जाके, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे और 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे, ठीक है। तो क्या बन गया, 90 90 90 90, चारों एंगल 90 90 के, तो क्या बन गया, ये वर्ग बन गया। इसमें ऊपर वाले और इसमें क्या डिफरेंस है, ये जो तिर्यक रेखा है ये लंबवत है, जब लंबवत गिरेगी तिर्यक रेखा, ठीक है, तो बनेगा क्या, वर्ग। और जब ये वाला ऊपर वाले में क्या डिफरेंस था, इसमें जब तिर्यक रेखा इसके परपेंडिकुलर नहीं जाएगी, यहाँ पे हम किसी भी तरह खींच सकते हैं इसे तिर्यक रेखा को। ये तिर्यक रेखा जो है मेरी यहाँ पे, ये जो यहाँ पे तिर्यक रेखा है मेरी, ये जो है मेरी परपेंडिकुलर नहीं है, बिल्कुल भी लंबवत नहीं है। देखो ये यहाँ पे देखो, ये लंबवत नहीं है, देखो ये लंबवत नहीं है ना, ये ऐसे जा रही है, तिरछी कट रखी है तिर्यक रेखा। और यहाँ पे तिर्यक रेखा जो है मेरी यहाँ पे जो है इस वाले में पॉइंट नंबर 6 में ये लंबवत जा रही है, देखो लंबवत। तो इसका मतलब है ये लंबवत जाएगी तो क्या बनाएगी, वर्ग। और जब लंबवत नहीं जाएगी तो आयत बनाएगी। ABCD ऊपर वाले पॉइंट में आयत है, और पॉइंट नंबर 6 में यहाँ पे जो है ABCD मेरा क्या है, वर्ग है, ठीक है। चलिए पॉइंट नंबर 7 पे चलते हैं। पॉइंट नंबर 7 मेरा क्या है, पॉइंट नंबर 7 में जो ये फिगर दिख रही होगी आप लोगों को, पॉइंट नंबर 7 पे, पॉइंट नंबर 7 पे ये फिगर दिख रही होगी आप लोगों को। ये दो पैरेलल लाइन है, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, पैरेलल लाइन, ठीक है। तो इस वाले एंगल, ये वाला एंगल जो है यहाँ पे मेरा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये वाला वाई वाला एंगल है जो, ये वाला एंगल, इस वाले एंगल और इस वाले एंगल, दोनों एंगल का सम ये वाला एंगल होता है, बीच वाला एंगल, ठीक है। इसका प्रूफ देख लेते हैं क्यों होता है। देखिए अगर मैं ये वाला जो एंगल था, इसमें मैं एक रेखा ड्रॉ कर दूं, एक लाइन ड्रॉ कर दूं, यहाँ पे देखो एक लाइन ड्रॉ कर दिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये जो एंगल बना यहाँ पे, ये रेड पेन लेता हूँ, रेड पेन में आपको साफ दिखेगा। तो ये वाला एंगल देखो, जिस पे मैं रेड ड्रॉ कर रहा हूँ, तो वो देखना, तो यहाँ पे जो गया, ये आपको जड़ बनता हुआ दिख रहा, ये बताया था पीछे मेरा अल्टरनेटिंग एंगल। अगर ये एंगल x है तो ये भी x होगा इधर भी, ठीक है। अब देखो निचली साइड में ये वाला यहाँ से यहाँ तक, देखो यहाँ तक, ठीक है। अगर ये एंगल y है, ये एंगल y है मेरा, ये वाला एंगल y है, तो ये एंगल भी मेरा क्या होगा, y होगा। तो ये पूरा एंगल क्या होगा, ये पूरा एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक, दोनों एंगलों का सम होगा x प्लस वाई, दोनों एंगलों का सम होगा ना,
ये एंगल एक्स है तो ये एंगल वाई है, तो दोनों एंगलों का सम क्या होगा, एक्स प्लस वाई। तो ये प्रूफ दिखा दिया मैंने आप लोगों को क्यों होता है इस वाले एंगल और इस वाले एंगल का, दोनों एंगलों का सम बीच वाला एंगल। ठीक है, और यहाँ पे दिखा हुआ है आपको देखो प्रूफ, ये एंगल एक्स है और ये एंगल भी एक्स होगा इधर से, ये एंगल देखो एक्स होगा, और ये एंगल वाई है तो ये वाला एंगल भी वाई होगा, तो ये पूरा एंगल क्या होगा, ये पूरा एंगल एक्स प्लस वाई होगा, पूरा एंगल ये एक्स प्लस वाई। ठीक है, पॉइंट नंबर 8, पॉइंट नंबर 8 पे चलिए, पॉइंट नंबर 8 पे देखते हैं क्या है। ये दो पैरेलल लाइन है, यहाँ पे दो पैरेलल लाइन, ठीक है, और यहाँ से ये एक, यहाँ से ये जो है एक मैंने एंगल ड्रॉ किया, एंगल है यहाँ से यहाँ तक, मैं जेड बना देता हूँ, ठीक है, और ये यहाँ से यहाँ तक गया, ठीक है, ठीक है। अब देखो मुझे ये वाला एंगल निकालना था, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल मुझे निकालना है, ठीक है। अब देखो ग्रीन पेन से ड्रॉ करता हूँ, देखो यहाँ से मैं जो है, यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ बीच में से, इसमें से बीच में से एक लाइन ड्रॉ की मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, देखने की कोशिश करना, ठीक है। ये एंगल एक्स है, ये एंगल एक्स है, तो अल्टरनेट है इसका, अल्टरनेट एंगल कौन सा होगा, इसका अल्टरनेट एंगल कैसा होगा, अगर मैं इसे ऐसे ड्रॉ करूँगा और इसे ऐसे ड्रॉ करूँगा यहाँ से, तो आपको दिख रहा होगा ये वाला जड़, ये जड़ यहाँ से यहाँ तक, ये जड़ मिल रहा है आपको, पहले ये वाला जड़ मिल दिखाया था मैंने आपको, तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर था ना, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर था, पर इस बार आपको क्या मिला, इस बार आपको जो है ये वाला देखो, येलो कलर से, येलो कलर वाले को देखना आप, ये यहाँ पे एंगल मेरा इस साइड बना हुआ है इस बार, तो यहाँ से ये वाला देखो, ये जो पीला पीला है, येलो येलो है, इसको देखना और यहाँ पे देखना, ठीक है, ठीक है। अगर ये एंगल एक्स है मेरा, ये वाला एक्स है, तो ये एंगल एक्स है पूरा, तो इसका अल्टरनेटिव एंगल देखो ये वाला भी एक्स होगा, ठीक है। तो ये एंगल जो होगा मेरा, ये भी एक्स होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो, ये देखो यहाँ पे ये वाला जेड देखो यहाँ पे, ठीक है। अगर ये एंगल क्या है मेरा, ये एंगल वाई है, ये एंगल वाई है मेरा, तो यहाँ पे देखो इधर से और इधर इस साइड में जो एंगल बनेगा मेरा, तो यहाँ पे ये 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 बनेगा मेरा वाई, इस साइड में एंगल बनेगा वाई, ये एंगल वाई है तो ये एंगल भी वाई बनेगा, इस यहाँ पे है ये वाई, ये यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है वाई, ये इस वाले एंगल पे वाई है, यहाँ पे वाई, तो एंगल एक्स तो ये बना इधर से, और एंगल वाई इधर से ये बना, एंगल एक्स ये बना इधर से ये वाला, और एंगल वाई इधर से ये वाला, इसका अल्टरनेटिव एंगल, इस वाले एंगल का अल्टरनेटिव एंगल ये वाला बना, यहाँ पे देखो ये जड़ बन रहा है, देखो यहाँ पे ये और ये बन गया जड़, ये वाला एंगल इसका अल्टरनेटिव एंगल होगा, तो ये वाई होगा और ये एक्स होगा, यहाँ पे एक्स होगा, ठीक है। तो इन दोनों एंगलों का सम क्या होगा यहाँ पे, अब देखो एक्स प्लस वाई, तो इन दोनों एंगलों का सम निकल के आया मेरा एक्स प्लस वाई, एक्स ये है और वाई है, तो पूरा टोटल एंगल हो जाएगा एक्स प्लस वाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेजरमेंट ऑफ एंगल, मेजरमेंट ऑफ एंगल, कोणों को मापने का 3 तरीका प्रयोग किया जाता है, यानी कि एंगल को हम 3 तरीके से मेजर कर सकते हैं, कैसे, पास्टिक पद्धति, सेक्सोगेसिमल सिस्टम ऑफ इंग्लिश सिस्टम डिग्री, ठीक है, और एक गतिक पद्धति है और एक वृत्तीय माप है। तो हम पहले साष्टिक पद्धति देखते हैं, साष्टिक पद्धति यानी कि डिग्री, देखो डिग्री क्या है, डिग्री में क्या है, इस पद्धति में एक समकोण को 90 बराबर भागों में, समकोण को जो राइट एंगल है उसे 90 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है, जिससे डिग्री या अंश कहा जाता है, प्रत्येक डिग्री को 60 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है, जिसे मिनट कहते हैं, यानी कि जो डिग्री होगी ना उसे 60 बराबर भागों में विभाजित करेंगे तो क्या मिलेगा, मुझे मिनट मिलेगी, 1 मिनट, और इसी प्रकार प्रत्येक मिनट को 60 बराबर भागों में बांटा जाता है, प्रत्येक मिनट को 60 बराबर भागों में बांटा जाता है, जिसे सेकंड कहते हैं, ठीक है। अब चलिए समझते हैं।
ये मेरे 60 सेकंड है। सेकंड को कैसे डिनोट करते हैं, देखो 60 लिखा हुआ है और 2 ये यहाँ पे लगा दिया मैंने कोलन, ठीक है। ऐसे देखो यहाँ पे ये 60 है और इसके ऊपर में ये कोलन लगा देता हूँ, तो ये 60 मिनट हो गया। अगर ये एक कोलन होता तो क्या होता, 60 सेकंड होता, ठीक है। एक कोलन होता 60 सेकंड, 2 कोलन होंगे तो क्या होगा, इन्वर्टेड कॉमा, 2 इन्वर्टेड कॉमा होंगे तो क्या होगा, ये हो गया मेरे, ये एक इन्वर्टेड कॉमा और एक इन्वर्टेड कॉमा 60 मिनट, और एक इन्वर्टेड कॉमा होगा ऊपर, तो होगा मेरा क्या, ये होगा मेरा 60 सेकंड। तो देखिए, तो एक मिनट में क्या है मेरा, 60 सेकंड है। एक मिनट में 60 सेकंड है, तो एक डिग्री में क्या हो, एक डिग्री में होगा मेरा 60 मिनट, एक डिग्री में 60 मिनट, ठीक है। और एक समकोण बराबर कितने के होगा, 90 डिग्री के। एक समकोण बराबर 90 डिग्री के होगा। आप लोगों को पता होगा, इस चीज़ का तो पता ही होगा आपको कि 60 मिनट में, जो मेरा 60 मिनट होता है, इसमें कितने सेकंड होते हैं 60 मिनट में, एक मिनट में कितने होते हैं 60 सेकंड, एक मिनट में 60 सेकंड, ठीक है। एक मिनट में 60 सेकंड हो गया, तो 60 मिनट में कितने होंगे, 60 इंटू 60, ठीक है, कितने सेकंड। चलिए नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 में क्या है मेरा, पॉइंट नंबर 2 है मेरा गतिक पद्धति। गतिक पद्धति, इस पद्धति में एक समकोण को 100 बराबर भागों में बांटा जाता है, जिसे ग्रेड कहते हैं। प्रत्येक ग्रेड को 100 बराबर भागों में बांटा जाता है, जिसे मिनट कहते हैं, और प्रत्येक मिनट को 100 बराबर भागों में बांटा जाता है, जिसे सेकंड कहते हैं। चलिए इसे नेक्स्ट पेज पे देखते हैं क्या है विस्तार में। चलिए ये देखिए यहाँ पे, ये रहा 60 सेकंड, 60 सेकंड में मेरा 1 मिनट, ये दिया हुआ है यहाँ पे, देखो 60 सेकंड वाला तो मैंने बताया था, 60 सेकंड में 1 मिनट के वाले में। तो अब यहाँ पे देखो 1 मिनट में क्या दिखा रखा है आपको, 100 सेकंड, 1 मिनट में 100 सेकंड, और एक ग्रेड किसके बराबर होगा, 100 मिनट के बराबर। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये पूछे नहीं जाते, ये आप देख सकते हो सिर्फ ओनली, इनसे कोई क्वेश्चन नहीं बनता, ठीक है। तो एक समकोण बराबर 100 ग्रेड के, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 पे आओ, क्वेश्चन बनता है इससे, क्वेश्चन बनता है इससे कि जो मेरा पाई रेडियन होता है, इसे कहते हैं रेडियन। देखो ये पाई के ऊपर मेरा सी है, तो एक ये कहलाएगा रेडियन, RADIAN, इससे बनते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो एक रेडियन को अगर हमें चेंज करना है डिग्री में, तो 180/पाई, यानी कि अगर रेडियन को चेंज करना है डिग्री में, तो क्या करना पड़ेगा, 180/पाई, 180/पाई से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। अगर हमें, यदि हमें क्या करना है यहाँ पे, अगर मैं डिग्री से रेडियन में जाना होगा, डिग्री से रेडियन में, अगर डिग्री से रेडियन में जाओगे तो क्या करना पड़ेगा, पाई/180, पाई/180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अगर रेडियन से डिग्री, रेडियन से डिग्री, रेडियन से डिग्री जाओगे तो 180/पाई से मल्टीप्लाई करो। अगर डिग्री से रेडियन, डिग्री से हमें रेडियन जाना है, डिग्री से रेडियन जाना है यहाँ पे, तो क्या करना पड़ेगा, पाई/180, उल्टा कर देना इसका, पाई/180। चलिए नीचे दिखाता हूँ, नीचे दिया हुआ है, आपको समझ में आ जाएगा पूरा। देखिए घड़ी की सुइयों के द्वारा बनाया गया एंगल, घड़ी के सुइयों द्वारा जो एंगल बनता है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। एक डायल 360 डिग्री, एक डायल का मतलब है पूरी, पूरे, यानी कि एक डायल का मतलब है पूरा चक्कर, यानी कि पूरा, ये जो पूरा है ना, पूरा घूमेगी, इसमें पूरा घूमेगी जो घड़ी की सुई, यहाँ पे पूरा घूमेगी, वो 360 डिग्री घूमेगी पूरा, ठीक है। तो एक डायल कितना होगा, 360 डिग्री, इसे हम 360 डिग्री, इसे 12 घंटे से डिनोट कर सकते हैं, 360 डिग्री, 12 घंटे में 360 डिग्री। अगर 12 घंटे में 360 डिग्री है तो एक घंटे में क्या होगा, 12 से डिवाइड कर दो 360 को, तो कितना आएगा, 12×36, यानी कि 30 डिग्री, ठीक है। 60 मिनट, 60 मिनट में 30 डिग्री,
60 मिनट में 30 डिग्री, तो 1 मिनट किसके बराबर हो जाएगा? 30 को 60 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा? 1/2, 1/2 डिग्री। ये लिखा हुआ देखो यहाँ पे 1/2 डिग्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ये तो मैंने यहाँ पे देखो मिनट की सुई, पहले हमें मिनट की सुई देखनी है, तो हमारी घंटे की सुई थी। अब मिनट की सुई पे देखो, मिनट की सुई की बात करते हो, घंटे की सुई थी। ये मिनट की सुई में क्या होगा? एक डायल 360 डिग्री, यानी कि जो मिनट की सुई होगी मेरी, वो 60 मिनट में कितने डिग्री घूमेगी? 360 डिग्री। 60 मिनट में 360 डिग्री घूमी अगर मेरी पूरी सुई मिनट वाली, तो 1 मिनट में कितनी घूमेगी? 6 डिग्री घूमेगी। 360, 360 डिवाइड बाई 60 मिनट, तो 0 से 0 कट गई, 6×6 = 36, तो 6 डिग्री, यानी कि 6 डिग्री घूमेगी मेरे 1 मिनट में, मिनट वाली सुई। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, 9:32। ये 9:32 है। यहाँ पे एंगल बताना है, यहाँ पे कितना एंगल बनेगा। ठीक है, ये 9:32 है, तो इसका एंगल क्या क्या होगा? एंगल इस घड़ी के सुई का। तो क्या करना है हमें? कुछ नहीं करना। क्या किया मैंने? 30 × 9, 30 × 9 प्लस 32 × 1/2 माइनस 32 × 6 करा। पर इसका मैं आपको बताऊंगा कि 30, यहाँ पे 1 मिनट को, 30 × H माइनस 11/2m। आपको ये वाली ट्रिक याद करनी है, ये फॉर्मूला 30H माइनस 11/2m। एम का मतलब मिनट और H का मतलब हॉर्स, आवर्स। आपको इस तरीके से नहीं करना। ठीक है, आपको इस तरीके से नहीं करना बिल्कुल भी। मैं आपको सजेस्ट करूंगा इस तरीके से करना है आपको, 30 × H। तो 30 × H कितना है मेरा? 9 घंटे है, तो 9 से मल्टीप्लाई करो, माइनस 11/2। मिनट कितनी है मेरे पास? 32 मिनट है ना मेरे पास, तो 32 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो एक काटो, 2 से काटा, कितनी बार गया? 16×2 = 32, 16 बार चले गया। ठीक है, 30 की 9 में मल्टीप्लाई करा, कितना आया? 270। ठीक है, 30 × 9, 270, 9×3 = 27, सारी 270, माइनस माइनस यहाँ पे जब माइनस करेंगे हम, तो ये कितना आएगा? 11 × 16, 11 × 16 कितना आएगा? देखो 11 × 16 की मल्टीप्लाई आपको इसकी बता देता हूँ कि 11 की हम 16 में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, जब कोई भी 11 से नंबर कोई मल्टीप्लाई होगा ना, तो देखना क्या करना है। ये डिजिट बिल्कुल, ये डिजिट मुझे बिल्कुल सेम एज इट इज लिख देनी है। ठीक है, ये रख दिया हमने बिल्कुल एज इट इज यहाँ पे 6, और इसमें ये वाला जोड़ दिया हमने अगला नंबर 6 और 1 7, और पिछले वाला एंगल हमने झुका तो रख दिया यहाँ पे। तो ये क्या बना? 176। ठीक है, तो 176 बन गया यहाँ पे। तो इसमें से हम घटा देंगे कितना? 10 में से 6 गए 4, और यहाँ क्या बचा मेरा? 6। 16 में 7 के कितने बचेंगे? 9। तो एक में से 1 जीरो होगी, तो ये 94, यानी कि जो मेरा एंगल निकला 94 डिग्री निकला। ये रहा 94 डिग्री। तो मैंने आपको बताया कि हम इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, 30 × H माइनस 11/2m। ठीक है, इसको नहीं यूज़ करेंगे, ये वाला हम नहीं यूज़ करेंगे, हम ये करेंगे यूज़ ये वाला। ठीक है, पॉलीगन पे चलते हैं नीचे। ठीक है, पॉलीगन में, पॉलीगन मतलब होता है बहुभुज। बहुभुज, बहुभुज का मतलब यानी कि कोई भी बंद आकृति हमारी बहुभुज होती है। तीन कम, इसका मतलब है जो हमारी ज्यामितीय आकृति होती है, जो कम से कम 3 रेखाखंडों से घिरा हुआ, उसे बहुभुज कहते हैं। ठीक है, जैसे कि 3 आकृति से क्या घिरा होता है? त्रिभुज, ट्रायंगल। ठीक है, ये देखो ये बहुभुज है मेरा, ये 3 आकृति से घिरा हुआ है। देखो यहाँ से पूरा घिरा हुआ है ना 3 आकृतियों से, तो ये मेरा क्या, ये भी बहुभुज में गिनती होगी इसकी भी। ठीक है, अब देखो बहुभुज के नाम देखो यहाँ पे। ट्रायंगल, ट्रायंगल में कितने साइड्स होती हैं मेरी? 3 साइड होती हैं। चतुर्भुज में कितनी साइड होती हैं? 4 साइड होती हैं। पंचभुज में साइड होती है मेरी 5, और षष्ठभुज में होती है 6 साइड। सप्तभुज में होती है मेरी 7 साइड। अष्टभुज में होती है मेरी 8 साइड, और नवभुज में होती है 9 साइड, और 10 भुज में होती है 10 साइड। ठीक है, ये मेरे सारे बहुभुज हैं, सब के सब बहुभुज हैं। ठीक है, अब इनके टाइप्स देखते हैं हम, टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स, बहुभुज के प्रकार। चलिए बहुभुज के प्रकार देख लेते हैं। कॉन्वेक्स पॉलीगन, ये होता है मेरा कॉन्वेक्स पॉलीगन। कॉन्वेक्स पॉलीगन मतलब
यदि किसी बहुभुज के प्रत्येक एंगल 180 डिग्री से छोटा हो तो उसे हम उत्तल बहुभुज यानी कि कॉन्वेक्स पॉलीगन कहते हैं। ठीक है, 180 डिग्री से छोटा यानी कि उसका जो प्रत्येक एंगल होगा ना 180 डिग्री से छोटा होगा तो उसे कॉन्वेक्स पॉलीगन कहते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे अगर ये एंगल मेरा ये एंगल 180 डिग्री छोटा है, ये भी एंगल 180 छोटा, ये भी 180 छोटा, ये भी 180 छोटा, ये भी 180 छोटा, तो ये क्या होगा मेरा कॉन्वेक्स पॉलीगन होगा, इसे हम कहेंगे कॉन्वेक्स पॉलीगन। ठीक है, तो आपको पता लग गया अगर ये 180 डिग्री छोटे हैं एंगल तो इन्हें हम कॉन्वेक्स पॉलीगन कहेंगे। ये हो गया मेरा कॉन्वेक्स पॉलीगन 180 डिग्री से कम। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे कॉनकेव पॉलीगन, यहाँ पे हम पढ़ेंगे कॉनकेव पॉलीगन के बारे में। तो कॉनकेव पॉलीगन क्या होगा मेरा, कॉनकेव पॉलीगन होगा कि कम से कम एक एंगल जो है मेरा 180 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। ये मेरा कॉनकेव पॉलीगन होता है कि अगर मेरा एक एंगल कम से कम एक एंगल जो होगा मेरा 180 डिग्री से ज़्यादा होगा तो उसे कहेंगे हम कॉनकेव पॉलीगन। देखो यहाँ पे क्या है, ये एंगल कितना है मेरा, मैंने आपको क्या बताया था, एक ये लाइन होती है और ये पूरी यहाँ पे अगर मैं यहाँ ड्रॉ करूँगा तो 180 डिग्री का एंगल बनता है मेरा। अगर इसे पूरा एंगल बना दूंगा, यहाँ से पूरा मिला दूँ अगर यहाँ पे तो 360 डिग्री का बन जाएगा पूरा का पूरा एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये मेरा जो है 180 डिग्री से ज़्यादा है। देखो यहाँ पे ये जो है एंगल मेरा 180 डिग्री से ज़्यादा हो रहा है तो ये क्या है कॉनकेव पॉलीगन होगा मेरा। ये भी देखो यहाँ 180 डिग्री ज़्यादा है, देखो कैसे पता लगेगा 180 डिग्री ज़्यादा है, अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो ये देखो लाइन को काट रहा है बाहर की साइड, 180 डिग्री से ज़्यादा है। और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको, अगर यहाँ पे देखो 180 से ज़्यादा है ये भी, क्योंकि ये बाहर निकल रहा है, देखो यहाँ पे बाहर निकल रहा है तो ये भी 180 डिग्री से ज़्यादा है, तो ये कॉनकेव पॉलीगन है मेरा। ठीक है, हमारे कोर्स है एसएससी सीजीएल का, उसमें कॉनकेव पॉलीगन नहीं आता है और ना ही पिछले वाला जो पॉलीगन था वो आता है। हमारा जो आता है रेगुलर पॉलीगन आता है, एग्जाम में जो आता है रेगुलर पॉलीगन पे सवाल आते हैं हमारे। तो चलिए रेगुलर पॉलीगन देखते हैं, ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, तो रेगुलर पॉलीगन क्या होगा, समबाहुभुज, यदि किसी बहुभुज की समभुजा एवं सभी एंगल बराबर हो तो वह बहुभुज समबाहुभुज कहलाता है। कहने का मतलब यह है कि अगर सभी साइड बराबर, किसी बहुभुज की सभी साइड बराबर और सभी एंगल बराबर हो तो क्या होगा, वो रेगुलर पॉलीगन होगा। देखो यहाँ इस वाले पे देखो, ये जो है मेरा ये वाला ट्रायंगल है जो मेरा, इसकी सारी भुजाएं बराबर है, सारी भुजाएं बराबर है, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, प्रत्येक भुजा बराबर हो गई और प्रत्येक एंगल भी बराबर है, 60 डिग्री के हैं। आप लोगों को पता होगा कि ये कौन सा ट्रायंगल है, इसे कहते हैं हम इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब समबाहुभुज, समबाहु त्रिभुज, बहुभुज कह लो या समबाहु त्रिभुज कह लो इसे। ठीक है, तो ये हो गया मैं समबाहु त्रिभुज, इसके प्रत्येक एंगल 60 डिग्री के होते हैं और तीनों भुजाएं बराबर होती हैं मेरी। ठीक है, ऐसे ही है मेरा वर्ग भी मेरा क्या होगा, रेगुलर पॉलीगन होगा, क्योंकि इसके सारे भुजाएं बराबर और प्रत्येक एंगल भी बराबर होंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया था पिछली बार, इस वाली वीडियो में बताया मैंने आपको कि स्क्वायर जो होता है उसके चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं। ये देखो 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री। ठीक है, और चारों भुजाएं बराबर। ठीक है, तो ये क्या होगा मेरा वर्ग, और ये कौन सी कैटेगरी में आएगा, रेगुलर पॉलीगन की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि सभी एंगल बराबर और सभी भुजा भी बराबर। ऐसे ही समष्टभुज की भी सारी भुजाएं बराबर। ठीक है, और सभी एंगल बराबर होंगे इसके भी। ठीक है, अगर मुझे इसका इंटरन एंगल पता करना है कि ये एंगल और ये एंगल ये कितने कितने डिग्री के एंगल हैं, ये भी पता होना चाहिए ना, क्योंकि हमें पता यहाँ 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री बनना है और यहाँ पे 60 डिग्री बनना है, तो ये कैसे पता लगेगा कि यहाँ कितने एंगल हैं। तो कुछ नहीं करना, हमें क्या करना, हमें निकालना है 360/n, 360/n, तो मेरा एक्सटीरियर एंगल निकल के आ जाएगा, यानी कि बाह्य कोण निकल के आएगा 360/n में। तो n कितनी है मेरी, n मतलब साइड भुजा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ये पंचभुजा है मेरा। देखो 1 2 3 4 5, 5 भुजा है इसमें, तो 360 को डिवाइड कर दो 5 से,
डिवाइड 5 से तो कितना आ जाएगा 72 डिग्री, 72 डिग्री। यानी कि एक्सटीरियर एंगल जो होगा इसका 72 डिग्री होगा, यानी कि ये वाला एंगल, ये देखो ये वाला एंगल, ये एंगल बना ना, ये वाला एंगल बना, ये 72 डिग्री है, ठीक है। और इस दोनों एंगलों का सम जो होता है मेरा, ये होता है 180 डिग्री। अगर मैं 180 में से 72 घटा दूं, यहाँ पे देखो 180 में से 72 के कितने बचेंगे, 10 में से 2 गए 8, और जी यहाँ पे क्या कितना 7 में 7 के 0, 108 डिग्री। यानी कि इसका मतलब है इसका प्रत्येक एंगल 108 डिग्री का होगा। ये भी 108 डिग्री, ये भी 108 डिग्री, और ये भी 108 डिग्री, और ये भी 108 डिग्री। तो प्रत्येक एंगल मैंने 108 डिग्री का निकाल लिया, ठीक है। एक तरीका और होता है इंटीरियर एंगल निकालने का। ये तो यहाँ से तो हमने निकाला, पहले एक्सटीरियर एंगल निकाला, एक्सटीरियर एंगल निकाला हमने ये वाला, फिर हमने इंटीरियर एंगल निकाला 180 डिग्री में से घटा के हमारा इंटीरियर एंगल यानी कि अंतःकोण निकल के आ गया। अगर आप लोगों को इंटीरियर एंगल का सम पता है तो आप लोग तब भी निकाल सकते हैं इंटीरियर एंगल। देखो यहाँ पे देखो, ये क्या है, बहुभुज से संबंधित सूत्र हैं, यहाँ पे फॉर्मूले लिखे हुए हैं पॉलीगन से। अगर सभी अंतःकोणों का योग निकालना है आपको तो क्या करना पड़ेगा, n-2 इंटू 180 डिग्री, ये करना पड़ेगा आपको। तो सभी अंतःकोणों का योगफल निकल के आ जाएगा आपको। पर हमें पता लगा था कि यहाँ पे 108 डिग्री है, प्रत्येक एंगल 108 डिग्री का था ना मेरे पास यहाँ पे। तो अगर मैं 108 की मल्टीप्लाई कितने से करूँ, कितने एंगल हैं, 1 2 3 4 5, 5 एंगल है, तो 5 से कर दो, 5 अट्ठे 40 और 5 एकम 5, देखो 5 अट्ठे 40 और एक जीरो या बीच में वाली यहाँ पे, तो 5040। यानी कि जो एंगलों का सम आया ना 55040 आया, इन सभी एंगलों का सम, इन सभी एंगलों का सम जो आया मेरा 5040 आया। अगर आप लोग ऐसे नहीं निकाल सकते तो ऐसे निकाल लो फॉर्मूले से, n-2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है। तो इससे सभी अंतःकोणों का योगफल निकल के आ जाएगा। ये जितने भी एंगल्स हैं पंचभुज के, सारे एंगलों का सम निकल के आ जाएगा यहाँ पे। चलो n कितना है मेरा, यहाँ पे 5 साइड है तो 5 लिख दो यहाँ पे n की जगह, 5 -2, ठीक है, और इंटू 180 डिग्री। तो 5 में से 2 के कितने बचे, 3, 3 बचा, तो क्या होगा 180 इंटू 3, 18 तिया 54, और 54 540। तो ये निकल गया 540, पूरे एंगलों का सम 540 आ गया। देखो यहाँ पे कितना आता है 108 इंटू 5, 5 8 40, सॉरी यहाँ 540 आएगा, ये 5040 नहीं आएगा, 540 आएगा, क्योंकि 5 8 40 हो गया और 5 एकम 5 हो गया, तो 540। सभी एंगलों का सम 540, और यहाँ से भी सभी एंगलों का सम क्या निकल के आया मेरा 540, ठीक है। ऐसे भी निकाल सकते हैं आप। अगर आपको बाह्य कोणों का योगफल निकालना, तो बाह्य कोणों का योगफल निकालने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि बाह्य कोणों का जो एंगलों का सम होता है ना वो फिक्स होता है, हर पॉलीगन में फिक्स होता है 360 डिग्री, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, ये बिल्कुल फिक्स रहेगा सभी बहुभुजों में। इसमें बाह्य कोणों का एंगल जो होगा ना, एक्स्ट्रा एंगलों का सम जो होगा वो 360 डिग्री ही रहेगा। अगर आपको जो है, आप लोगों को अगर विकर्णों का विकर्ण निकालने हैं, विकर्ण निकालने हैं तो कैसे निकालेंगे हम, ये निकाल लेंगे n इंटू n-3/2 इससे हम निकाल लेंगे विकर्णों की संख्या n इंटू n-3/2 से, ठीक है। ये विकर्णों की संख्या लिख लेगी इससे n इंटू n-3/2 से, ठीक है। नीचे चलते हैं, अभी यहाँ पे आप लोगों को पता चल जाएगा, नीचे मैंने सब डिटेल में समझाया हुआ है। देखो फोर्थ पॉइंट में क्या है मेरा, फोर्थ पॉइंट में है मेरा ये नॉन रेगुलर पॉलीगन। नॉन रेगुलर पॉलीगन का मतलब होता है इसमें कोई भी भुजा बराबर नहीं होगी, कोई भी भुजा बराबर नहीं होगी। ये होता है बहुभुज, विषम बहुभुज कहलाता है। विषम बहुभुज यानी कि सब साइड जो अलग अलग होगी। विषम बहुभुज, विषम त्रिभुज कह लो, विषम बहुभुज कह लो। विषम त्रिभुज ये साइड अलग है, अगर ये एक्स है तो ये वाई होगी, ये वाई होगी, ये वाली साइड वाई, और ये वाली साइड क्या होगी, जेड होगी, ठीक है। ये वाली साइड जेड होगी मेरी, जेड, ठीक है। ऐसे ही आयात, इसकी भी सारी भुजाएं अलग अलग होगी, क्या होगी, अगर ये ए है तो ये बी है, ये ए है तो ये बी है, चारों अलग अलग भुजाएं हैं। अगर चारों इक्वल होती तो क्या होता, रेगुलर पॉलीगन हो जाता। ये भी पंचभुज है, पंचभुज में भी सारी साइड अलग अलग होगी, मेरी पंचभुजाएं अलग अलग होगी, ठीक है। ए बी सी
डी ई ऐसे करके, ठीक है। ये पंचभुज हो जाएगा। पंचभुज मैंने आपको बताया अभी यहाँ पे, पंचभुज के एंगल निकालने सिखाया मैंने कि प्रत्येक एंगल जो होगा 160 डिग्री का होगा और एक्स्ट्रा एंगल निकलेगा 372 डिग्री निकलेगा। और प्रत्येक एंगल का पूरा इंटरल एंगल जितनी भी अंत्यकोणों का योग है उसका सम निकाल लेंगे हम। वो भी निकाल के दिखाया, कितना आया था, 540 आया था। किसका? पंचभुज के सभी अंत्यकोणों का योग कितना आया था, 540, ठीक है। अब यहाँ पे डायगोनल, अगर डायगोनल निकालना है हमें, डायगोनल कैसे निकाल लेंगे? डायगोनल निकालना है तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे देखिए, डायगोनल दो अकर्मागत यानी कि नॉन कंजुगेटिव, दो कर्मागत, कर्मागत का मतलब पता होगा आप लोगों के, जैसे कि है 2 3 4 5 ऐसे कंजुगेटिव नंबर्स वो होते हैं मेरे क्या, कर्मागत। दो कर्मागत शीर्षों को जोड़ने वाली रेखा को विकर्ण कहते हैं। शीर्ष यानी कि वर्टेक्स, वर्टेक्स को जोड़ने वाली, जो वर्टेक्स को जोड़ती है वो रेखा, वो मेरी क्या होती है, विकर्ण यानी कि डायगोनल होता है। देखो ये मेरी वर्टेक्स को जोड़ रही है, ये वाली रेखा जो है मेरी वर्टेक्स को जोड़ने का काम कर रही है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक। देखो इस वर्टेक्स, इस वाले वर्टेक्स, इस वाले वर्टेक्स को इस वाले वर्टेक्स से जोड़ा इसने, ठीक है। ए को सी से जोड़ा तो ये क्या हो गया, डायगोनल हो गया। ऐसे ही ये डी जो है, डी को बी से जोड़ रही है, बी वर्टेक्स से, तो ये भी मेरा डायगोनल हो गया। इसका मतलब कहने का यही है कि वर्टेक्स को जोड़ने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, डायगोनल कहते हैं, यानी कि विकर्ण कहते हैं। तो ए सी और बी डी विकर्ण है, ए सी और बी डी, ए सी और बी डी विकर्ण है यहाँ पे, ठीक है। चलिए ऊपर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ये वाला तो मैंने आपको समझा दिया है, ये वाला पॉइंट आपको समझा दिया है, बहुभुज से संबंधित सूत्र बता दिया है मैंने आपको। अभी देखें यहाँ पे, यहाँ पे क्या होगा, अगर मुझे पॉइंट नंबर 4 पे ध्यान दें, ग्रीन कलर ले लेता हूँ आपके लिए। देखो पॉइंट नंबर 4, ताराकृति यानी कि तारा जैसा है, ये स्टार की आकृति है, स्टार की। इस बहुभुज के शीर्ष कोणों का, शीर्ष कोण यानी कि वही वर्टेक्स, ये वाला वर्टेक्स, ये वर्टेक्स, ये वर्टेक्स, ये वर्टेक्स, ये वर्टेक्स, ये वर्टेक्स और ये वर्टेक्स, ठीक है। इनका वर्टेक्स का योगफल क्या होगा, इन सभी वर्टेक्स के एंगलों का योगफल क्या होगा, यानी कि इस वर्टेक्स पे एंगल ए है, इस वर्टेक्स पे एंगल बी है, इस वर्टेक्स पे एंगल क्या एफ है, इस वर्टेक्स पे एंगल सी है, इस वर्टेक्स पे एंगल डी है, उस वर्टेक्स पे एंगल ई है। इन सभी वर्टेक्स के पे जितने भी एंगल है उनका एंगलों का सम पूछ रहा है, ये कितना होगा। देखो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, एंगल ई, जितने भी वर्टेक्स पे एंगल हैं उनका सम मैं कैसे निकाल लूँगा, उनका सम निकालूंगा मैं ऐसे, इस फॉर्मूले से n-4 इंटू 180 डिग्री से हम सारे वर्टेक्सों का सम निकाल सकते हैं, सभी वर्टेक्स का। जो हमारी कैसे आकृति होगी, ताराकृति यानी कि स्टार की आकृति होगी। देखो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, एंगल ई, सभी वर्टेक्स के एंगलों का सम निकल जाएगा यहाँ से। तो कितने वर्टेक्स हैं मेरे, 1 2 3 4 5 6, 6 वर्टेक्स है मेरे, ठीक है। तो n की जगह मैं क्या रखूंगा, यहाँ n की जगह रखूंगा मैं यहाँ पे 6, तो मैंने यहाँ पे 6 रख दिया और -4 था यहाँ पे, देखो तो -4 और इंटू 180 डिग्री, इंटू 180 डिग्री, देखो यहाँ पे 180 डिग्री, ठीक है। तो 6 में 4 के कितने बचे, 2 इंटू 180 डिग्री, तो 180 इंटू 2 360 डिग्री, ठीक है। ये निकल गया, सभी वर्टेक्स का एंगल का सम क्या निकला मेरा, 360 डिग्री निकल गया, ठीक है। चलिए नीचे चलते हैं। देखो यहाँ पे एक इसके वर्टेक्स का सम निकालना है अगर हमें, ये वाला कितने वर्टेक्स है यहाँ पे, देखो गिन लो कितने वर्टेक्स हैं, और इन वर्टेक्स का सम निकालना है हमें, ठीक है। 1 वर्टेक्स, 2 वर्टेक्स, 3 वर्टेक्स, 4 वर्टेक्स, 5 वर्टेक्स, 5 वर्टेक्स है, पांचों के वर्टेक्स के एंगलों का सम निकालना है तो मुझे, तो n की जगह क्या रखा मैंने, 5 रखा, 5 - 4 इंटू 180 डिग्री, यानी कि 5 में 4 गया 1 इंटू 180 डिग्री, ये आ गया इन एंगलों का सम। और हमारा क्या होता है, इंटरियर एंगल और बाह्य एंगल, इंटरियर एंगल और में जो एक्सटीरियर एंगल होता है उनका सम जो होता है मेरा वो 180 डिग्री होता है, ठीक है। यानी कि अंतः कोण और बाह्य कोणों का जो सम होता है 180 डिग्री होता है। ये मैं तो पहले से बताता आ रहा हूँ आपको कि इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अभी ऊपर भी मैंने पंचभुज में भी निकलवाया था मैंने, जब एक्सटीरियर एंगल मेरा कितना आया था, 72 डिग्री आया था, और यहाँ से मैंने जब ये निकाला था 180 में से 72 घटाए थे तो 108 डिग्री आया था। इसका
पंचभुज के इंटरल एंगल आया था 160 डिग्री। क्यों आया था? क्योंकि एक्सटीरियर एंगल और इंटरल एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री। तो इसलिए मेरा यहाँ से मैंने यूज कर लिया था इसे। देखो यहाँ पे ये रहा। तो ऐसे ही बाई एंगल निकालना, मुझे एक्सटीरियर एंगल निकालना, तो 180 में से मैं ये इंटरल एंगल हटा दूंगा इधर जाके, तो मेरा एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा निकल के। ठीक है, तो अब चलते हैं फॉर ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ एन साइडेड। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या है? अंतःकोण यानी कि ईस्ट इंटरल एंगल। अगर आप लोगों को प्रत्येक अंतःकोण निकालना, प्रत्येक अंतःकोण किसी भुजा प्रत्येक अंतःकोण निकालना, मान लो ट्रायंगल है, ये मेरा ट्रायंगल है, इसका मुझे प्रत्येक जो है एंगल निकालना, अंदर का एंगल यानी कि इंटरल एंगल। ये देखो ये मेरा क्या है? ये ए है मेरा, ये बी है और ये सी है। तो इसका इंटरल एंगल क्या होगा पता है आप लोगों को? कैसे निकालेंगे? देखो ये फॉर्मूला, अगर अगर मुझे निकालना होगा कि पूरा इसके पूरे इंटरल एंगलों का सम, इंटरल एंगल का सम का फॉर्मूला मुझे बताया था आपको अभी पीछे ऊपर गया, यह n-2 इंटू 180 डिग्री। ये निकल जाएगा इस एंगल और इस एंगल और इस एंगल का सम, तीन एंगलों का सम निकल जाएगा इससे, इस वाले फॉर्मूले से। ठीक है, देखो कैसे निकलेगा। कितने एन की कितनी साइड है? 1 2 3, 3 साइड है, तो 3 यहाँ पे रखो, 3 - 2, 3 में से 2 गया 1, 1 इंटू 180 कितना बना? 180 डिग्री। यानी कि त्रिभुज के तीन एंगल का सम क्या बताया था मैंने फर्स्ट वीडियो में? 180 डिग्री बताया था ना। तो तीनों एंगलों का सम क्या निकला मेरा? 180 डिग्री निकल गया। देखो n-2 इंटू 180 डिग्री, 180 डिग्री निकला। ठीक है, अगर मुझे ये प्रत्येक एंगल निकालना, प्रत्येक एंगल कितने का होगा? प्रत्येक एंगल निकालना हो तो क्या होगा? यहाँ पे n है, ठीक है, 3 में से 2 घटा दो तो 1 निकलेगा। 180 बाई एन साइड। ठीक है, एन साइड, एन कितनी है मेरे? 3 है। एन मेरी कितनी है? 3 है। और 3 एन की जगह अगर मैं 3 रख दूँ यहाँ पे, क्योंकि 3 साइड है, 3 रख दो, 3 से काटूंगा तो कितना आ जाएगा? 3 × 18, 3 × 18 यानी क्या निकला? 60 डिग्री। प्रत्येक एंगल कितना निकला? 60 डिग्री का निकल गया ना। देखो एन की जगह यहाँ पे रखा मैंने 3, 3 में से 2 गया, 1 बचा, और एन की वैल्यू 3 थी, तो 3 से काटा मैंने, 3 × 18 60 डिग्री। यानी कि प्रत्येक एंगल क्या होगा मेरा? 60 डिग्री का होगा। प्रत्येक एंगल 60 डिग्री, ये भी 60 का, ये भी 60 का। यानी कि क्या होगा? क्या ये कौन सा ट्रायंगल होगा मेरा? 60 60 60, जो प्रत्येक एंगल 60 60 का होगा वो होगा मेरा समबाहुभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी कि समबाहुभुज, समबाहुभुज या समबाहु त्रिभुज। ठीक है, समबाहु त्रिभुज। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, जरूरी नहीं है फॉर्मूला याद करने की। देखो बाई एंगल कैसे निकलता है आपको बताया था मैंने, जो भी बहुभुज होता है उसका जो एक्सटीरियर एंगलों का सम होता है वो फिक्स होता है 360 डिग्री। तो इनका इस त्रिभुज के जो एक्सटीरियर एंगल का सम होगा ना वो 360 डिग्री होगा। एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? यहाँ से यहाँ बढ़ाऊंगा, ये एक्सटीरियर एंगल होगा, यहाँ से यहाँ बढ़ाऊंगा तो ये एक्सटीरियर एंगल होगा इधर से यहाँ। ठीक है, इसे यहाँ से यहाँ बढ़ाऊंगा तो ये एक्सटीरियर एंगल बनेगा यहाँ पे यहाँ। ठीक है, तो इन तीनों एंगलों का एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होगा? 360 डिग्री। ये मेरा क्या होगा? 360 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं 360 डिग्री, ये 360 डिग्री। और मुझे प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल चाहिए, तो प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल के लिए हम 360 बाय एन करूंगा मैं। एन कितना है मेरा? 3 साइड है तो 3 से डिवाइड करूंगा मैं, एन की जगह 3 रखूंगा और 3 से काटूंगा। यहाँ पे कितना आएगा? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 120 डिग्री। यानी कि प्रत्येक बाह्य एंगल कितना निकल गया? 120 डिग्री का निकल गया। यानी कि ये भी 120 डिग्री और ये भी 120 डिग्री और ये भी 120 डिग्री। यानी कि प्रत्येक बाह्य एंगल 120 डिग्री। और क्या होता है? इंटर एंगल, अंतःकोण और बाह्य कोण का सम क्या होता है? 180 डिग्री। और मेरा क्या है? प्रत्येक बाह्य कोण 120 डिग्री का है। अगर प्रत्येक बाह्य कोण 120 डिग्री का है मेरा, यहाँ ये बाह्य कोण 120 डिग्री का है, तो ये 120 डिग्री इसमें से घटा दो 180 में से, क्या निकल के आएगा? अंतःकोण निकल के आ जाएगा। 180 में से मैंने 120 डिग्री घटा दिया तो कितना निकल के आ गया? 60 डिग्री। यानी कि प्रत्येक अंतःकोण कितने का हो गया? 60 डिग्री का। देखो 60 का आया हुआ है पहले से। ठीक है, आज के सेशन यहाँ तक ही रखते हैं। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को सपोर्ट कीजिए। आपको ऐसे ही सेशन मिलते रहेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।